जब पहाड़ी घाटियों में तूफान आते हैं तो एल्पाइन फुटहिल्स के किनारों पर मौजूद झीलें गुजरते समुद्र जैसी बन जाती हैं। नहाने वाली शांत जगहें उथल पुथल से भर जाती हैं। इन झीलों के कई चेहरे हैं। इनकी कभी शांत तो कभी हलचल भरी सतहों के नीचे आखिर कौन से राज छिपे हैं। हम पानी के नीचे की इस दुनिया के रहस्य सुलझाना और आम इंसान की पहुंच से परे वाली जगहों को देखना चाहते हैं। उन स्थानों का जायजा लेना चाहते हैं जहां तक आज तक शायद कोई नहीं गया। अल्पाइन इलाके में करीब 4000 झीलें हैं। इनमें से कुछ बड़ी तो कुछ छोटी हैं और इनमें से एक चौथाई ऑस्ट्रिया में है। इनकी सतह के नीचे असंख्य राज सुलझाए जाने के इंतजार में हैं। जैसे कि कैमरगट इलाके में मौजूद लेक एल्टसे। हाल तक ये माना जाता था कि ये एल्पाइन लेक उथली है, पर आइस एज के दौरान ताकतवर ग्लेशियर्स ने इस घाटी में से आगे बढ़ते हुए अपनी गहरी निशानियां छोड़ी और ये निशानियां हमारे अंदाजे से भी गहरी थीं। गोता लगाने पर हमें इस लेक का स्रोत हर कहीं दिखाई देता है। यहाँ चट्टानी दीवारों पर खरोंचे हैं और गाड़ियों जितने बड़े पत्थर। यहाँ चट्टानों पर बर्बट और आर्कटिक चार जैसी मछलियां आराम करती हैं और बेहद ठंडे पानी में फलती फूलती हैं। आइस एज के दौरान ये स्पीशीज उत्तर से माइग्रेट करके यहाँ आई थी। लेक अल्टसे की खोजबीन आज भी जारी है। हाल ही में यहाँ 20 मीटर गहरी एक स्प्रिंग फनल मिली और झील की अधिकतम गहराई को बदलकर 73 मीटर बताया गया। एक अंडर वाटर ड्रोन इस्तेमाल करके हम इस फनल में गए। इसके सबसे गहरे हिस्से में हमें एक बेजान सा लगने वाला गाद वाला एक मैदान मिला। इस जगह पर लगातार अंधेरा और ठंड रहती है। ऑस्ट्रियन एल्प्स में और भी कई गहरी झीलें हैं। लेक ट्राउनसे यहाँ की सबसे गहरी झील है और इस देश में इसका कैचमेंट इलाका सबसे बड़ा है। कभी लेक ट्राउनसे सॉल्ट ट्रेड में एक अहम ट्रांसपोर्ट रूट हुआ करता था और आज ये अपनी खूबसूरत सीनरी के लिए मशहूर है और यहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं। इस झील के गहरे कुएं आइस एज के दौरान ग्लेशियर्स के खिसकने से पैदा जबरदस्त ताकत के कारण बने। ट्राउन ग्लेशियर पीछे खिसक गया, जिसके नतीजे में ट्रफ वैली ट्राउन रिवर और इसकी छोटी सहायक नदियों के साफ पानी से भर गई, जिससे पर्च, पाइक और कई प्रजातियों के लिए एक शानदार हैबिटेट बन गया। पर सूरज की रोशनी वाले जिन हिस्सों में मछलियां फलती फूलती हैं, उसके नीचे क्या है? और नीचे उतरने पर हमें चट्टानों और तलछट नजर आया, जो चारों ओर के पहाड़ों से झील में उतरकर इसे धीरे धीरे भरता रहा है। फिर हम अनजान गहराइयों तक पहुंच जाते हैं, ऐसी जगहों तक जिन्हें इंसान ने आज तक छुआ ही नहीं।
करीब 190 मीटर की गहराई पर हम नर्म तलछट वाली एक समतल जगह पर पहुंचते हैं। पानी के विशाल कॉलम के जरिए जो कुछ भी नीचे आता है वो यहीं पहुंचता है। इस शांत अतल में क्या कुछ छिपा हो सकता है, ये एक रहस्य ही है। यहाँ से ये शायद लेक ट्रॉन्से की पहली ऐसी तस्वीरें होंगी जिन्हें कैमरे में कैद किया गया है। अल्पाइन लेक्स की सतह पर जहां हवाएं इनके पानी को मथती रहती हैं और धूप ऑक्सीजन बनाने वाले प्लैंकटन को बनाती हैं, वहां गहराइयों से उलट जीवन की खूब भरमार है। नदियां हर झील में जान डाल देती हैं। लेक ट्रॉन्से में जहां ट्रॉन रिवर मिलता है वो मछलियों के इकट्ठे होने वाली जगह है। बाबुल की लंबाई 75 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसे पानी का बहाव पसंद है और ये छोटे जानवरों और मलबे में ऑर्गेनिक वेस्ट को ढूंढती रहती हैं। सहायक नदियां झीलों के लिए पोषक तत्वों और लोअर ऑर्गेनिजम्स के अहम स्रोत हैं, जिन पर पानी की सतह के नीचे मौजूद जीवन निर्भर करता है। पर पथरीली ढलान और पहाड़ी मेडोज भी झील को इनएनिमेट और एनिमेट मैटर मुहैया कराते हैं, जैसे कि पास ही मौजूद लेक एटसे, जो ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी इनलैंड लेक है। पाइक, जो काफी गहराई पर मंडराती रहती है, सतह के ऊपर की दुनिया से भी करीब से जुड़ी है। इस झील के पानी की क्वालिटी काफी अच्छी है, पर जब इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व आ जाते हैं तो एल्गे खिलने लगती है। एक घुसपैठिया लेक एटसे में आम नजर आने लगा है। ख्वागा मसल को ब्लैक सी इलाके से सेंट्रल यूरोप में लाया गया था और ये बड़ी तेजी से यूरोप की कई झीलों में फैल गई है। हर मसल पानी से प्लैंकटन को छान लेती है और ये इस झील के फूड पिरामिड को एक नई शक्ल दे रही है। लंबे वक्त में इकोसिस्टम पर इसका क्या असर होगा ये तो नहीं मालूम, पर मसल्स हर सतह पर नजर आते हैं, यहाँ तक कि उन व्हीकल्स में भी जो किसी हादसे में डूब गए या जानबूझकर डुबो दिए गए। डूबी हुई पुरानी हाउस बोट्स डाइवर्स के लिए एक आकर्षण हैं। नावों के अलावा ये घुसपैठिया मसल्स पास ही मौजूद एक और आकर्षण को भी अपने चंगुल में ले रही है। ये है लकड़ी के 111 खंभों से बनी पॉइल ड्वेलिंग इंस्टॉलेशन, जो एल्पाइन लेक्स में आज तक मिली 111 स्टिल्ट हाउस सेटलमेंट्स को दर्शाती है। नियोलिथिक युग में भी लोग एटसे और दूसरी एल्पाइन लेक्स के किनारों के साथ साथ रहते थे। पुरानी चीजें और उनकी नकलें जो पानी के नीचे हैं और जमीन पर भी, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इस सांस्कृतिक खजाने को बचाकर रखा गया है, पर कुदरती खजाने के कुछ हिस्सों को गंवाने का खतरा हमारे सामने है। ये दम तोड़ती पर्ल रोच, जिसे हमने अपनी एक डाइव के दौरान देखा था, एक ऐसी स्पीशीज के खामोशी से गायब होने का प्रतीक है जो कभी सेंट्रल यूरोप के कई झीलों में मिला करती थी। एक और बिन बुलाई मेहमान है सिग्नल क्रेफिश, जिसे नॉर्थ अमेरिका से यहाँ लाया गया। इसमें एक फंगल डिजीज थी जिससे इसे तो कोई नुकसान नहीं होता, पर यह यूरोपियन क्रेफिश के लिए हमेशा जानलेवा होती है। इन घुसपैठियों ने ज्यादातर एल्पाइन लेक्स में स्थानीय यूरोपियन क्रेफिश का सफाया कर दिया है। पास ही मौजूद जर्मनी में लेक वॉल्कन से एक जियोलॉजिकल फ्रैक्चर में मौजूद है जिसे कहते हैं बवेरियन फोल्ड, और ये बना था एल्प्स के उदय के दौरान। धूप वाला ये हैबिटेट पर्च को नसीब हुआ अपनी जगह बदलती और आपस में टकराती टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। ये शिकारी जर्मनी की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक में रहता है। इनके बच्चे
लेक वॉल्कनसे के ठंडे और ऑक्सीजन से भरपूर पानी में पनपते हैं। पर्च स्टोन वॉच से भरपूर चट्टानी दीवारों पर रिबन जैसी शक्ल वाले रेशों में स्पॉन करती हैं। इनकी संतानें बहुत होती हैं क्योंकि बहुत से शिकारी भी हमेशा आसपास मौजूद होते हैं। एक पाइक एक छोटी शिकारी मछली के शिकार के लिए तैयार है। खतरे सदा मौजूद रहते हैं, पानी की सतह के ऊपर भी। जिन ड्राइवर्स का ध्यान भटक जाता है वो कभी कभी सड़क से नीचे भी जा गिरते हैं। लेक वॉल्कनसे की तीखी दीवारों के पास ऐसी बहुत सी कार्स हैं जो गायब होने के बाद से बस अब नजर आई हैं। सतह से 10 मीटर नीचे एक वॉक्सवैगन बीटल का मलबा पड़ा है। ये लंबे वक्त से झील के खजाने का हिस्सा बनी हुई है और यहाँ यंग पर्च और ट्रू मिनोज के झुंडों ने आशियाना बनाया हुआ है। हम और गहराई तक गोता लगाते हैं। तो हमें 36 मीटर की गहराई पर 1940 के दशक की एक फोटाउनस G93A कार दिखती है। हमारे स्कूबा टैंक्स में मौजूद गैस के एक खास मिक्सचर की वजह से हमें इसकी जांच करने और इसे अच्छी तरह फिल्माने का मौका मिला। लेक वैल्कनसे की तली में और भी कई मलबे पड़े हुए हैं। इन तक शायद ही कोई डाइवर पहुंच पाते हो। जैसे कि ये फिएट टोपोलिनो जो 1950 के आसपास बनी थी और 92 मीटर की गहराई पर पड़ी हुई है। लेक वैल्कनसे की तीखी दीवारें पानी की सतह से लेकर तल तक लगभग सीधी खड़ी हैं और यहाँ गहराई है 190 मीटर। झील के तल में कार्स, प्लेन्स और बोट्स के अलावा एक छिपा खजाना भी मौजूद है। प्रागैतिहासिक दौर से ही इस झील में चढ़ावे डाले जाते रहे हैं। 18वीं सदी तक भी झील के सबसे गहरे हिस्से में सोने के पवित्र सिक्के फेंके जाते थे और ये कीमती चीजें कीचड़ वाले इसके तल में हमेशा के लिए दफन हो गई हैं। लेक वैल्कनसे अब एक अकेली झील नहीं है। ये 200 मीटर नीचे मौजूद लेक कोकुलसे से जुड़ी हुई है और पिछले 100 सालों से ये वैल्कनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए एक जलाशय का काम करती आई है। जब बिजली की मांग बढ़ती है तो लेक का पानी इन विशाल टर्बाइन्स को चलाकर जर्मनी की किसी भी झील के मुकाबले कहीं ज्यादा बिजली पैदा करता है। पास ही मौजूद एक और एल्पाइन लेक के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। लेक फ्रिलिंसे सेंट्रल यूरोप की सबसे ठंडी झीलों में से एक है। ये ग्लेशियर लेक आइस एज के आखिरी बरसों के दौरान एक ग्लेशियर के पीछे हटने से बनी है। इस छोटी सी लेक में एकदम शुद्ध ऑक्सीजन से भरपूर पानी भरा है और ये पाइक और उन कई मछली प्रजातियों के लिए एक जन्नत है जिन्हें पाइक अपनी खुराक बनाती है। लेकिन ये पाइक आज शिकार नहीं कर रही और ना ही ये वाली। ये दोनों ही शिकारी आज झील के किनारे की तरफ वाले उथले और गुनगुने पानी की तरफ बढ़ रही हैं।
अब यहाँ बड़े साइज की मेल पाइक और उनसे भी बड़ी फीमेल्स इकट्ठी हो रही हैं। फिलहाल रॉड के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि पाइक का मेटिंग का मौसम शुरू हो चुका है। आमतौर पर अकेली रहने वाली पाइक आज साथी ढूंढ रही हैं और मिलन के काम में व्यस्त है। एक फीमेल किनारे की तरफ तैरती है और उसके पीछे पीछे एक मेल है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक पानी की गहराई फीमेल की बॉडी जितनी नहीं हो जाती। पल्सेस की एक सीरीज में ये दोनों एग्स और स्पर्म छोड़ते हैं। पाइक के प्रजनन के लिए ये समय एकदम सही है। बर्फ के पिघलने के बाद एल्पाइन लेक्स पानी से लबालब भर जाती हैं। किनारों के आसपास मौजूद पानी में डूबे पौधे इनके बच्चों के लिए बेहतरीन नर्सरी साबित होते हैं। स्पॉनिंग के बाद अडल्ट पाइक खुली झील की तरफ लौट जाती हैं। ये साल के सबसे महत्वपूर्ण काम को अंजाम दे चुकी हैं। अप्रैल आते आते सूरज की गर्माहट इतनी हो जाती है कि झीलों को गर्म कर सके, खासकर उथले हिस्सों को। इससे कॉमन टोड्स झील की तरफ आने लगते हैं। यहां मेल्स की संख्या फीमेल से ज्यादा है। अक्सर कई मेल्स एक ही फीमेल के ऊपर सवार हो जाते हैं मिलन का मौका हासिल करने के लिए। ऐसे में अपनी स्किन के जरिए ऑक्सीजन जज्ब न कर पाने के कारण इस अफरा तफरी में फीमेल्स डूब भी सकती हैं। लेकिन टोड्स को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं होता। आखिर वो ऐसे ही तो इस ग्रह पर लाखों साल से कामयाबी से अपनी तादाद बढ़ाते नहीं आए। जब तक झील के उथले और स्ट्रक्चर्ड किनारे और उससे आगे के जमीनी इलाके आशियाना और खुराक मुहैया कराते रहेंगे, ये फलते फूलते रहेंगे। 1 मीटर लंबे रिबन्स में टोड के हजारों अंडे साथ चिपके रहकर ये पक्का कर लेते हैं कि उनमें से कुछ तो बड़े होकर अडल्ट्स की जगह ले पाएंगे। छायादार किनारे पर मौजूद जो जगह कभी निर्जीव ठंडा पानी लगती थी, अब जीवन से गुलजार है। पाइक के शुरुआती छोटे बच्चे अंडों से निकल आए हैं। कुछ ही दिन में वो किसी भी ऐसी चीज का शिकार करने लगते हैं जो उनके मुंह में समा जाए। यहां तक कि जेली जैसे रेशों में मौजूद पर्च के अंडों पर भी हमला होता है। भरपूर खुराक हासिल होती है सतह के ऊपर से,
फीमेल मच्छरों को भी उथला पानी अंडे देने के लिए एकदम सही जगह लगती है। मच्छरों के लार्वा बड़ी संख्या में निकलते हैं, जिससे झील के किनारों पर फूड चेन की अहम कड़ी बनती है। मच्छरों के ना होने से कई जीव भूखे मर जाएंगे। इनमें लेक फ्रिलेंसे के ठंडे पानी में रहने वाली यंग पाइक भी शामिल हैं। मच्छरों का मकसद होता है रिप्रोड्यूस करना और अपने जीवन चक्र को कायम रखना। कुछ लार्वा शिकार होने से बच जाते हैं और फिर पुपाई बनकर वयस्क बन जाते हैं। खून की खुराक पर पलकर ये मच्छर नए अंडे देते हैं और अपने जीवन चक्र को पूरा कर लेते हैं। एल्प्स के छोर पर कई झीलें मौजूद हैं, जहां पुराने ग्लेशियर्स की वजह से कई गहरी गलीज और बेसिन्स बन गए हैं। ये झीलें सीढ़ी नुमा ऊंचाइयों पर हैं और हर एक की ऊंचाई अलग अलग है। एक से दूसरी झील के बीच का सफर अक्सर उनकी वास्तविक दूरियों से कहीं ज्यादा होता है। एक झील खासतौर पर रहस्यमय और बदनाम है, लेक एलड्से, जो जर्मनी में ऑस्ट्रिया की सीमा पर मौजूद है। इस कास्ट लेक को पानी मिलता है जमीन से और ये कुदरती प्रक्रियाओं के जरिए नर्म जिप्सम चट्टानों के तराशने से बनी है। पहली नज़र में ये एक आम प्री एल्पाइन लेक लगती है। यहाँ रट के झुंड पानी में तैरते रहते हैं। ये मछलियाँ भी अपनी हिफाजत को ध्यान में रखते हुए झुंडों में तैरती हैं। पास ही टैडपोल्स पुरानी रीड्स और दूसरी सतहों से एल्गे को चरते रहते हैं। लेक एलेट्से के कैल्शियम कार्बोनेट वाली जलराशि में पनपती इन एल्गे को माइक्रोस्कोप से देखने पर इन पर छोटे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, इनके फिलामेंट के अंदर चमकते हुए। कुदरती आर्ट की ये मिसाल टैडपोल्स की खुराक बनते हैं। टोड के पहले लार्वा ने खुराक लेना बंद कर दिया है और ये झील से विदा लेने की तैयारी में है। लेक एलेट्से में और गहराई में पहुंचने पर पानी का रंग बदलने लगता है। अचानक ही एक गुलाबी परत दिखती है, जो भरी है पर्पल बैक्टीरिया से। इस अनोखे फिनोमिनन की वजह से ही इस झील को अपना नाम मिला है ब्लीडिंग लेक। इस परत के ऊपर पानी बखूबी घुला मिला है और ऑक्सीजन से भरपूर भी। इससे नीचे ऑक्सीजन नहीं होती और वहां ज्यादातर जीव भी नहीं पनप पाते। कभी कभार ये गुलाबी पानी सतह पर भी पहुंच जाता है और पास ही मौजूद जिप्सम क्वारी पॉन्ड में भी।
ये एक पुरानी माइनिंग पिट है जो जमीन के नीचे लेक एलडजे से जुड़ी है। लगातार चलने वाली हवाओं के कारण सल्फर से भरपूर पानी की गहरी परतें सतह पर आ जाती हैं, जिससे पर्पल बैक्टीरिया खिलने लगते हैं। ये बेहद छोटे छोटे जीव इस पूरी झील को रंग से सराबोर कर देते हैं। जब तक पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन रहती है, यह अस्थायी रंग इसके निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ ही दिनों में जब मौसम शांत होता है, तो झील धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगती है। कुछ झीलों का न सिर्फ रंग बदलता है, बल्कि वो कभी कभी ही दिखाई देती हैं, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट की तलहटी में मौजूद ये झील। आइकन से एक ढलान पर है। ये है एक शेल लाइमस्टोन कास्ट बेसिन, और भारी बारिश के बाद ये जमीनी पानी से भर जाती है। यहाँ कोई मछली नहीं रहती, पर झील के भरने के कुछ ही दिनों में लाखों दुर्लभ फेरी श्रिम्प इसकी अस्थायी जलराशि में आ जाते हैं। मेल्स के हेड अपेंडेजेस पारदर्शी होते हैं। फीमेल्स के शरीर पर अंडों वाली लाल थैलियां होती हैं, जिनमें अंडे होते हैं, जिनसे फेरी श्रिम्प की अगली पीढ़ी जन्म लेगी। आइकनसी के भर जाने के कुछ हफ्ते बाद पानी का स्तर तेजी से गिरने लगता है। टैडपोल श्रिम्प्स के लिए हालात मुश्किल होने लगते हैं। फीमेल सैक्स में मौजूद अंडे अब मैच्योर होने लगे हैं। श्रिम्प अपनी अगली पीढ़ी को इस दुनिया में ले आई हैं। इसके साथ इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। बचा खुचा पानी भी जब भाप बन जाता है या फिर जमीन में जज्ब हो जाता है, तब श्रिम्प्स सूख जाते हैं। रेस्टिंग एग्स कहलाने वाले इनके अंडे इसी हालत में कई साल तक जिंदा रह सकते हैं, और जब भी बेसिन पानी से भरेगा, ये जन्म ले लेंगे। फिर जब झील में 2 मीटर तक गहरा पानी भर जाता है, तो बेजान सी लगने वाली इस जगह में घास और जंगली फूल उगाते हैं, और ये फिर से चमकता दमकता एक जल भंडार बन जाता है। जर्मनी के दक्षिण में मौजूद ज्यादातर झीलों का वजूद एल्प्स और आइस एज की बदौलत मुमकिन हुआ है। इनके बिना यहाँ स्थायी झीलें शायद मुमकिन ही नहीं हो पाती। लेक कॉन्स्टेंस किसी सागर जैसी लगती है। समुद्र की ही तरह इससे कई देश जुड़े हैं, जैसे कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। लेक कॉन्स्टेंस को पानी से सींचने वाला रिवर राइन काफी दूर पर इससे मिल जाता है, जिससे तलछट इसकी गहराई में समा जाता है और इसके किनारों पर जमा नहीं होता। लेक कॉन्स्टेंस में मछलियों की 45 प्रजातियां बसती हैं, और प्रजातियों का ये जमावड़ा बराबर बदलता रहता है। थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक्स के झुंड सब इसकी ढलान पर गश्त लगाती दिखती हैं, जो पहले यहाँ नहीं थी।
शिकारियों को खुद से दूर रखने के लिए इन छोटी मछलियों के शरीर पर कांटेदार फिन्स और बोनी आर्मर होता है। ये मछलियां और लार्वा को खुराक बनाकर झील के कुदरती संतुलन को बिगाड़ती हैं। अपने छोटे साइज के बावजूद स्टिकलबैक्स खुले पानी में जाकर कारोबारी तौर पर कीमती मछलियों के बच्चों को खाती हैं। इनकी तेज नजरें बहुत छोटे जीवों को भी देख लेती हैं। अपनी स्पाइन्स और सख्त आर्मर की बदौलत स्टिकलबैक्स के दुश्मन कम ही होते हैं और ये बल्बस आइड रफल से भी नहीं डरती। लेक कॉन्स्टेंस में घुसपैठियां प्रजातियों की भरमार है, जैसे कि ऑस्ट्रियन लेक्स में पाई जाने वाली क्वागा मसल, जो सिर्फ नाखून के साइज की मॉलस्क हैं और मूल रूप से ब्लैक सी इलाके की हैं। क्वागा मसल्स बाकी मसल्स की ही तरह पानी से अपनी खुराक को फिल्टर करती हैं, पर इनकी बड़ी बड़ी कॉलोनी झील के तल में बड़ी ही तेज रफ्तार पर बहुत छोटे जीवों को खाती जाती हैं। करीब 20 मीटर की गहराई पर हमें मसल से भरे तल पर दरारें और छोटी गुफाएं मिलती हैं। इनमें से कुछ की रखवाली करती है एक खास मछली, बर्बट। बर्बट कॉड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और ठंडे और साफ पानी में प्रजनन करती हैं। इनके पूर्वज आइस एज में समुद्र से नदियों और झीलों में आए थे। इनमें अपने कॉड रिश्तेदारों की ही तरह की पहचानें मौजूद हैं, जैसे कि मार्बल जैसे विस्कर। अचानक ही बर्बट गहराई की तरफ बढ़ जाती है। तलछट वाले बलुआ हिस्सों में और ज्यादा बर्बट्स इकट्ठा हो गई हैं। चालीस मीटर से भी ज्यादा की गहराई पर स्पॉनिंग का काम शुरू होता है। एक बड़ी फीमेल बर्बट को मेल्स घेर लेते हैं। ये सभी लाखों अंडों के ऊपर अपने स्पर्म छोड़ते जाते हैं। लेक कॉन्स्टेंस सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और पानी से भरपूर झीलों में से एक है और इसमें कई सरप्राइज मौजूद हैं। इसकी गहराइयों में कई रेक्स पड़े हैं और इनमें ज्यादातर पिछली सदी की नावें हैं। अधिकतर छोटे वेसल हैं, पर इसके गहरे नीले पानी में कुछ कमाल के जहाज भी समाये हुए हैं। ऐसा ही एक जहाज है यूरा। ये पैडल स्टीमर 12 फरवरी 1864 को स्टैड ज्यूरिक नाम के एक पैसेंजर जहाज से टकराने के बाद डूबा था। यह हादसा टाइटैनिक के डूबने से करीब 50 साल पहले हुआ था।
यूरा सतह से 38 मीटर नीचे है और अब ये आशियाना बन गया है लाखों क्वागा मसल्स का। एक 160 साल से भी ज्यादा से इस जहाज के बो ने लहरों को नहीं चीरा है। इसकी लकड़ी के पैडल्स की चरमराहट कब की शांत हो चुकी है और इसका इंजन भी तभी से खामोश है। यूरा के सही सलामत मलबे को देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं। ये सोचकर मन भर आता है कि स्टैड ज्यूरिक के बो से इसके फोरडेक के टकराने से कई इंसानी जिंदगियां खत्म हो गई थीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत हम पूरी झील में सुरक्षित सफर कर पाते हैं, जिससे हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि झील के तल में क्या पड़ा है। हमारे नीचे 250 मीटर की गहराई तक पानी भरा है, जहां है गुप्त अंधेरा। लेक कॉन्स्टेंस के इतिहास के साथ बेशक हादसे जुड़े हैं, पर ये आज भी वैसे ही इंसानों और जीव जंतुओं के लिए एक गुलजार हैबिटेट बनी हुई है, जैसे प्रागैतिहासिक दौर में थी। इंसान लेक कॉन्स्टेंस के किनारों पर स्टोन और ब्रॉन्ज एज के दौर से ही रहते आए हैं। इसके आसपास रहने का एक बड़ा फायदा ये था कि इसमें खूब मछलियां थीं, जिन्होंने तब भी लोगों को जिंदा रखा जब शिकार बनने वाले बड़े जीव हजारों साल पहले दुर्लभ होते गए। मछली खाने वाली मेल और फीमेल गुसैंडा जैसी वाटरफाउल के लिए भी यहाँ अपना पेट भरने के अच्छे मौके हैं। ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब भी एक ऐसा पक्षी है जो पानी के नीचे शिकार करने में माहिर हो चुका है। गुसैंडा भी बड़ी खूबी से डाइव लगाता है, अलबत्ता शिकार चुनने के मामले में इससे कभी कभी गलती हो जाती है। ये बड़ी टेंच को निगलने में इसे दिक्कत हो रही है, खासकर तनाव की हालत में। अंटर ऑल्डिंगन में मौजूद दोबारा से बनाई गई पाइल ड्वेलिंग विलेज ये दिखाती है कि हजारों साल पहले झील में रहने वाले लोगों के कारण इस पर क्या असर पड़ा। इन पुराने स्ट्रक्चर से कुछ ही दूरी पर हमें नजर आता है कि कैसे इंसानी गतिविधियों ने झील को बदलना जारी रखा हुआ है। धूप वाले उथले हिस्सों में प्लैंकटन खूब पनपते हैं, जो इस झील की फूड चेन की नींव है। कार्प जैसी मछलियां भी जिंदा रहने के लिए प्लैंकटन पर ही निर्भर करती हैं। पानी के अंदर मौजूद पौधों के बीच खाली जगहों में छोटी मछलियां बड़े जोरों से अपने इलाकों की हिफाजत करती हैं और छोटे जीवों का शिकार भी। ये थ्री स्पाइन्ड स्टिकलबैक है, जिसकी तादाद लेक कॉन्स्टेंस में इतनी बढ़ चुकी है कि दूसरी मछलियों के सामने विलोपन का खतरा पैदा हो गया है।
इसके लिए जिम्मेदार है एक उन्नत ब्रीडिंग बायोलॉजी जिसका मछलियों के साम्राज्य में कोई मुकाबला नहीं। चटक रंग वाले मेल स्टिकलबैक्स अपने उन बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुए। वजन संभाल सकने वाली चीजें इकट्ठा करके ये उन्हें घोंसले में लगाता है। पास ही एक फीमेल इस मेल द्वारा तैयार की गई साफ जगह के पास इंतजार कर रही है। किसी तैरते बढ़ई की तरह ये मेल मटेरियल के टुकड़ों को अपने घोंसले में लाता है और इन्हें वाटर मॉस और स्टोन वॉट्स के साथ बुन देता है। ये अंदर के हिस्से की बार बार जांच करता है और डोम को स्थिर बनाने की कोशिश में जुटा रहता है। जब सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाता है तो ये एक फीमेल को अंदर आकर अंडे देने के लिए लुभाता है। उसे दरवाजे तक लाकर ये एक तरफ हो जाता है ताकि वो पहले अंदर दाखिल हो सके। बड़े जोशीले अंदाज में ये तब तक इंतजार करता है जब तक फीमेल स्टिकलबैक कुछ दर्जन अंडे नहीं देती। फिर इसकी बारी आती है। इसका काम है अंडों को इंसेमिनेट करना। फीमेल अपना काम पूरा करके चली जाती है। इसका पेट फिर से सुतवां हो गया है। पर मेल का काम तो अभी शुरू ही हुआ है। एक हफ्ते या इससे ज्यादा तक ये अंडों की रखवाली करते हुए उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जूझता रहता है। आखिरकार छोटी स्टिकलबैक्स अंडों से निकलती हैं। लंबाई सिर्फ कुछ मिलीमीटर। मेल उनकी तब तक हिफाजत करता है जब तक ये छोटे शिकारियों के रूप में झील में जाने लायक नहीं हो जाती। हमने लेक कॉन्स्टेंस में कई हैरत अंगेज चीजें देखी, पर एक सवाल अब भी बाकी है। झील का सबसे गहरा हिस्सा कैसा दिखता है? एक अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करके हम इसकी गहराइयों तक उतरते हैं। पास से गुजरती है व्हाइट फिश, एक ऐसी प्रजाति जो स्टिकलबैक्स के शिकार के कारण संघर्ष करती रहती है। हम और गहराई की तरफ बढ़ जाते हैं। हम और गहराई की तरफ उतर रहे हैं और एक तीखी दीवार पर सूरज की आखिरी और हल्की किरणें घटती जाती हैं। 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 230 मीटर। फिर हम झील के तल तक पहुंच जाते हैं। सबसे गहरा हिस्सा सतह से करीब 250 मीटर नीचे है। इस तल को पहले किसी ने नहीं देखा। ये किसी एग कार्टन जैसा है। इस नर्म तलछट में कई एक से डिप्रेशंस हैं। कोई ऐसा नजर नहीं आता जो इसके लिए दोषी हो। ये पैटर्न कैसे बना होगा? झील के तल से सतह तक हमारी झीलें ऐसे सरप्राइज और रहस्यों से भरी हैं जो खोजे जाने और समझे जाने का इंतजार कर रही हैं।